हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में मौजूद हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के एक नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने इरिगेशन की डेफिनेशन और साथ साथ में इसकी नेसेसिटी क्या है, मतलब आवश्यकताएं क्या हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। केवल 2 ही टॉपिक हुआ था पिछले वीडियो में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। कि मतलब भारत में जो इरिगेशन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, कब से ये अस्तित्व में है। तो देखिए, जब से लोग मतलब ये प्राचीन काल से ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि लोग जब जंगलों में रहते थे, आदिमानव लोग जंगलों में रहते थे, तो वहाँ से उनको कच्चे मांस, फिर धीरे धीरे पक्के मांस और कंदमूल फल से वो काम चला लेते थे। लेकिन फिर जब वो वहाँ से समतली क्षेत्रों में आने लगे और आके वहाँ पे बसने लगे, तो फिर इन्हें खेतीबाड़ी की आवश्यकता हुई। और खेतीबाड़ी करने के लिए फिर इन्हें, अब खेतीबाड़ी करेंगे तो सिंचाई की भी आवश्यकता होगी। तो अब पूरी तरह से ये वर्षा पे भी निर्भर नहीं रह सकते थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्हें प्राकृतिक के साथ साथ कृत्रिम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ी। मतलब कि अगर बारिश ना हो तो उस टाइम ये सिंचाई कैसे करें। तो कहीं ना कहीं ये सिंचाई काफ़ी पुराने समय से अस्तित्व में है। लेकिन क्या है कि पहले, अब के जैसे पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या है कि भारत चीन और मिस्र, यहाँ पे सिंचाई काफ़ी पुराने टाइम से है। लेकिन क्या है कि बस अब की तरह संसाधन नहीं थे और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और आधुनिक सिंचाई विज्ञान और मतलब जैसे अभी टेक्नोलॉजी है, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस टाइम क्या था कि ये लोग या तो वर्षा पे या फिर जो बाढ़ का पानी होता था उस पर ही निर्भर करते थे। कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ओवरव्यू वहाँ भी मिल जाता है कि सिंचाई कैसे होती थी पहले और उसकी व्यवस्थाएं क्या थी। पहले क्या था, कुआं वगैरह खोद के वहाँ से सिंचाई की जाती थी। कुआं तो अभी अगर आप 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएंगे तब भी कुएं से सिंचाई होती थी। इसके साथ साथ क्या है कि हिस्ट्री में और हमारे प्राचीन ग्रंथ, आप अगर ऋग्वेद में देखेंगे तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। वहाँ पे कूप, कुल्य और पुष्करणी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, अब ये शब्द क्योंकि कहीं ना कहीं शुद्ध हिंदी के या फिर मिलते जुलते उस पर अवधी भाषा से हैं, तो इनका अब हम आपको मतलब बता देते। कूप का मतलब तो आपको, कुछ लोगों को पता ही होगा। कूप का मतलब होता है कुआं। कुल्य को नहर बोलते हैं, नहर को हम कुल्य बोलते हैं। और पुष्करणी जो है कृत्रिम जलाशय, जैसे आप तालाब हो गए। तो इन सारी चीज़ों का जो वर्णन है ये कहीं ना कहीं आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि जो सिंचाई हो रही है इसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये बहुत पहले से अस्तित्व में है, ये बहुत पहले से यूज़ हो रही है। इसके बाद आपने भगीरथ का नाम सुना होगा या फिर टीवी पे देखा होगा कि भगीरथ का क्या था कि इन्होंने गंगा को भारत के उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक गंगा को, जो गंगा नदी है, उसको लाने का काम किया था। तो अब इन्होंने गंगा को क्यों लाया, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इनका राज पाट था, जितनी एरिया में, जितने क्षेत्रफल में इनका राज था, वहाँ पे क्या था कि
अकाल पड़ गया था, मतलब सूखा पड़ गया था, तो उसके लिए अब इनको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती। बारिश नहीं हुई तो इनको पानी की आवश्यकता थी, और पानी कहाँ से, या तो नदियों से मिल सकती थी या तो नहरों से, क्योंकि अब के जैसा पुराने समय में ट्यूबवेल वगैरह थी नहीं। तो इसीलिए गंगा को इन्होंने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक लाने का काम किया। फिर इसके कुछ आपको सिंचाई से रिलेटेड चीज़ें, आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, और डोलापारा है। उसके बाद आपने मोहनजोदड़ो के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं जलाशय वगैरह बना के सिंचाई की जाती थी। फिर इससे थोड़ा सा आप और आगे आएंगे तो कौटिल्य के टाइम पे भी फिर नदियों के ऊपर वियर आप समझते हो, उसमें एचएचएम में आपने पढ़ा होगा, नोज एंड वियर क्या होता है कि ये नदी, जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो नदी के बीच में दीवार टाइप में या एक ऑब्स्ट्रक्शन छोटा सा वो बना के नदी का पानी जो होता है इसका रुख मोड़ दिया जाता है किसी दूसरे तरफ। जैसे मान लीजिए आसपास खेत हैं या फिर इधर कहीं कोई गांव है, यहाँ पानी ले जाना है, तो वियर बना के उसका जो नदी में पानी बह रहा है उसकी जो धारा है उसका रुख मोड़ दिया जाता है। तो वो जिस ओर हमें पानी ले जाना होता है हम वहाँ तक पानी को पहुँचा देते हैं। एक प्रकार से ये ऑब्स्ट्रक्शन बनाया जाता है, रुकावट बनाई जाती है नहरों में। फिर इससे आप थोड़ा आगे आएंगे तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक मेगस्थनीज नामक यूनानी राजपूत आए थे, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भारत फसलें उगाते थे साल भर में 2 बार, और उसके बाद वो खुशहाल रहते थे। तो मतलब है कि अगर हम फसल उगाते थे, फसल अगर उगाई जाती थी तो फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। तो इनका ये मतलब है कि सिंचाई काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम पे से हो रही है। फिर थोड़ा सा हम और आगे आएंगे तो सन 1607 ईस्वी में राजस्थान में एक राजा शिव सिंह थे, जिन्होंने पहला, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला भूमिगत जलाशय बनवाया था। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों का शासनकाल स्टार्ट हुआ। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ है। भारत में जो नहरें बनी हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के शासनकाल में 19वीं शताब्दी से ज़्यादा नहरें बनी हैं, काफ़ी ज़्यादा नहरें बनी हैं। तो ये हिस्ट्री है। इसके बाद आइए इसको हम एक बार जल्दी से इसकी थ्योरी ब्रीफ में देख लेते हैं। जो भी चीज़ें हमने बताई है उसको एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया आपको कि ये भारत, मिस्र और चीन में पुराने समय से ही लोगों को फसलों की सिंचाई का ज्ञान था, परंतु उस टाइम क्या था कि जनसंख्या कम थी और आधुनिक सिंचाई विज्ञान और साधन उपलब्ध न होने के कारण वे अधिकतर वर्षा और बाढ़ के पानी पर ही निर्भर करते थे। उसके बाद हमने बताया कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में और इतिहास की पुस्तकों में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। और ऋग्वेद में कूप को कुआं, कुल्य तथा पुष्करणी, जिसे हम कृत्रिम जलाशय बोलते हैं, उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिल जाता है। इसके बाद फिर हमने बताया था कि भगीरथ ने गंगा की धारा को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक लाने का काम किया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, डोलापोरा, मोहनजोदड़ो और लोथल आदि में भी जलाशयों, बंदों द्वारा जल एकत्रित करके सिंचाई की जाती थी। फिर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बांधों के लिए स्थल चयन, नदियों के ऊपर वियर बनाना और नहरों से सिंचाई करने का उल्लेख किया है।
उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजपूत मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है कि भारत के किसान वर्ष में 2 बार फसलें उगाते थे और खुशहाल थे उस टाइम। फिर सन 1607 में राजस्थान के राजा शिव सिंह ने पहला भूमिगत जलाशय का निर्माण करवाया था। बड़े पैमाने पर व्यवस्थित ढंग से नहरों का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में हुआ और ये 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। फिर सन 1857 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें से ऐसे होंगे जो डिप्लोमा के बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको इसको आपसे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। तो एक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सन 1817 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किया गया। उसके बाद 1854 में ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर, अपर बरी दोआब नहर, और सन 1880 में निचली गंगा नहर। सन 1882 में सरहिंद नहर बनाई गई और सन 1889 से 90 में कावेरी गोदावरी डेल्टा परियोजनाओं पर कार्य हुआ। उसके बाद सन 1893 में बुंदेलखंड में बेतवा नहर और बीकानेर के लिए गंग नहर निकाली गई। सन 1926 में उत्तर प्रदेश में शारदा नहर निकाली गई। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक लगभग 1000 छोटी व बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य हुआ है। अब इनकी देखरेख के लिए क्या है कि केंद्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन, जिसे हम शॉर्ट में CBI के नाम से जानते हैं। देखिए एक CBI और होती है, तो वो उससे हमें मतलब नहीं है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे कि जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उनकी देखरेख के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। तो पहला CBI और दूसरा CWC। CWC को हम सेंट्रल वाटर कमीशन के नाम से जानते हैं और CBI को हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन के नाम से जानते हैं। ये दो उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं हैं, मतलब एक हायर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में जो भी सिंचाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं या फिर जो भी उन पे कार्य होते हैं उनको, और जो जल बिजली परियोजनाएं हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, उनका भी निरीक्षण इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि भारत में सिंचाई का विकास कैसे हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में सिंचाई की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, कि मतलब सिंचाई कैसे की जाती है। तो सिंचाई की मेनली 2 ही प्रणालियाँ हैं। पहला प्राकृतिक, मतलब जिसे हम नेचुरल बोलते हैं, और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है कि प्राकृतिक प्रणाली में पहला है प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। प्राकृतिक सिंचाई जो होती है ये 2 प्रकार से होती है। पहला तो ये वर्षा पे, और दूसरा भी वर्षा से ही रिलेटेड है। जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद बाढ़ आ जाती है कहीं कहीं पे। जो बाढ़ आ जाती है तो वो नालों द्वारा या फिर नहरों द्वारा पानी छोड़ा जाता है कि वो जो है बाढ़ का पानी निकल जाए। तो क्या होता है कि इनके आसपास जो क्षेत्र होता है, बाढ़ का पानी उन क्षेत्र में फैल जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जहाँ पे बारिश नहीं हुई है, नदी या नालों से जो पानी जाता है, नहरों या नालों से जो पानी जाता है और वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो उससे भी उन क्षेत्रों की सिंचाई हो जाती है। उसके बाद इसकी कई सारी विधियाँ, जैसे इसमें फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हमने आपसे बताया कि सिंचाई की जो है वो 2 प्रणालियाँ हैं, मतलब इरिगेशन सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है, हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, और उसके बाद जब
बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इरिगेशन की मदद लेनी पड़ती है। अब प्राकृतिक सिंचाई दो प्रकार से होती है। पहला कि वर्षा से डायरेक्टली सिंचाई हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि उसी वर्षा के पानी से जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने के बाद क्या होता है, उस पानी को नालों में छोड़ दिया जाता है या फिर नहरों में छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि इनके आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं, जो भी गांव होते हैं, इसमें भी पानी पूरी तरह से नहीं समा पाता है, या फिर समा भी जाता है तो छोटे छोटे रास्ते ओपन करके इनसे क्या किया जाता है कि जो इसके आसपास के क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए कोई नाला है तो अब इसमें बाढ़ का पानी अगर छोड़ा गया है तो यहीं पे एक रास्ता बना के पानी का रुख जो है मोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी भी सिंचाई हो जाती है। तो बाढ़ के पानी से कैसे सिंचाई होती है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो वही बोला गया है कि प्राकृतिक सिंचाई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला वर्षा इरिगेशन, जिसे हम रेनफॉल इरिगेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा बाढ़ या अपलावन सिंचाई, इनंडेशन इरिगेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। वर्षा सिंचाई कैसे होती है, देखिए इसमें क्या होता है, फसलों की सिंचाई वर्षा जल से अपने आप हो जाती है। हमें किसी प्रकार की कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्टली सिंचाई हो जाती है। यह सबसे सरल और सस्ती व उत्तम साधन है। मतलब हमें इसमें ना 1 रुपये खर्चा करना है, ना अपने तरफ से कोई मेहनत करनी है। तो ये डायरेक्टली बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मैन पावर के ये हो जाता है। उसके बाद अब दिक्कत कहाँ पे आती है, वर्षा का समय पर ना होना, बहुत कम होना या बहुत अधिक होना फसलों पर बुरा प्रभाव भी डाल देता है। अगर टाइम पे बारिश नहीं हुई या फिर हुई भी तो उस टाइम हुई जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए फसल पक चुकी है, तो फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। या फिर ज़रूरत से कम हो जाए वर्षा तो फसलें क्या होती हैं, उससे प्रभावित होती हैं। तो ये लास्ट पॉइंट में वही बोला गया है कि वर्षा का समय पर ना होना, बहुत कम होना या फिर बहुत अधिक हो जाना, ये फसलों पर बुरा प्रभाव डालता है। दूसरा पॉइंट है बाढ़ सिंचाई। अब बाढ़ सिंचाई क्या होती है, बाढ़ सिंचाई को हम इंग्लिश में इनंडेशन इरिगेशन बोलते हैं। तो इसमें है कि कैचमेंट एरिया को हम हिंदी में अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। कैचमेंट एरिया में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे पानी समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है और फसलों की सिंचाई हो जाती है। वही हमने आपको पीछे बताया कि क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो उसका पानी निकालने के लिए नालों में या नहरों में छोड़ा जाता है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों की भी सिंचाई हो जाती है और पानी जो फैल जाता है आसपास सिंचाई हो जाती है। लेकिन अब सिंचाई के साथ साथ नुकसान भी होता है। अगर पानी अधिक मात्रा में, अमाउंट पानी का ज़्यादा हो गया तो फसलें नष्ट भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है और नुकसान भी है इसका इनडायरेक्टली। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म आता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये चीज़ समझने वाली बात है क्योंकि ये अभी हमें आगे भी मिलेगा। तो कैचमेंट एरिया हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक क्षेत्र है, कोई एक शहर है या कोई बस्ती है। अब यहाँ पे अगर पूरी बस्ती बसी है तो कैचमेंट एरिया होता है कि जैसे मान लीजिए इतनी दूर में बारिश हुई तो इसका क्या होता है कि प्रॉपर स्लोप होता है कि कुछ पानी इधर बह के चला गया, मान जिधर को ढाल होता है पानी उधर को बह जाता है, कुछ इधर को कुछ इधर को। तो जो पानी बह के बारिश के बाद इकट्ठा होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए ये पानी इधर को ढलान है इस क्षेत्र का तो ये पानी इधर ही आएगा, सारा का सारा पानी इधर आएगा, और इधर को ये ढलान है। तो अब जहाँ से दूसरी ओर को ढलान की दिशा जो है, डायरेक्शन चेंज है, वो दूसरे कैचमेंट में एरिया में आएगा, और जिधर ढलान एक ही तरफ है वो क्या होता है, वो एक कैचमेंट एरिया होगा। या आप सिंपली समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल में जो भी पानी इकट्ठा होता है वो उस क्षेत्र का कैचमेंट एरिया होता है। ठीक, तो ये अपवाह क्षेत्र बोलते हैं।
तो वही बोला गया कि कैचमेंट एरिया में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे पानी समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है और फसलों की सिंचाई हो जाती है। फिर क्या है कि बाढ़ का पानी दूर स्थित खेतों तक पहुंचाने के लिए बाढ़ नहरें खोद दी जाती हैं। हमने आपसे पीछे डिस्कस किया कि नालों के थ्रू या नहरों के द्वारा भी अगर हमें कहीं दूर ले जाना है तो हम नहरों के या नालों की हेल्प से ले जाते हैं। बाढ़ नहरों के स्थान पर बारहमासी नहरों का भी निर्माण किया जाता है। बारहमासी नहरें क्या होती हैं कि इसमें पानी आपको साल भर मिलेगा। इसे हम पेरेनियल कैनाल भी बोलते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे आपको साल भर पानी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ में क्या होता है कि जब बारिश होती है तभी आपको पानी देखने को मिलता है। बारिश होगी तो उस नदी या नाले में तभी पानी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज वो सूख जाती हैं। तो ऐसी नहरें जिनमें आपको साल भर पानी मिलेगा उसे हम बारहमासी नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारहमासी नहर बोलते हैं। तो ये था आपका प्राकृतिक सिंचाई सिस्टम, मतलब सिंचाई प्रणाली में हमने दो पढ़ी। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो प्राकृतिक को हमने डिस्कस कर लिया है, कृत्रिम रह गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो। हेल्प नहीं मिल रही हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारी भी हेल्प कीजिए और दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिए। और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।